हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित लेख अ बाइकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स वुडंट वर्क टू आवर एडवांटेज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख ईजियर सेट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह GS पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। चीनी उत्पादों का बहिष्कार, चुनौतियां और विकल्प। पिछले कई हफ्तों से भारत चीन सीमा विवाद बेहद चर्चा में है। इस विवाद के कारण दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब कभी सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तब चीनी उत्पादों के बहिष्कार की चर्चा तेज हो जाती है। मौजूदा तनाव की स्थिति में भी यही होता दिख रहा है। लोग जगह जगह चीनी उत्पादों की होली जलाकर उसके बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं और एक दूसरे को स्वदेशी अपनाने की सलाह दे रहे हैं। भारत सरकार के कुछ मंत्री भी दबी जुबान में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। इससे पहले जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार की चर्चा लंबे समय तक बहस का मुद्दा बनी रही थी। इन तमाम मसलों पर 2-3 सवाल साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जिनका जवाब ढूंढे बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सबसे पहला सवाल यह है कि जिस गहराई से भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों की मौजूदगी है, उसमें इन उत्पादों के बहिष्कार के बाद भारत के पास क्या विकल्प हैं। दूसरा सवाल है कि क्या बहिष्कार की यह मुहिम चीन की अकल ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकेगी। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बहिष्कार का यह रास्ता भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की ओर ले जा सकेगा। ऐसे वक्त में जब चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, तब क्या भारत एकदम से चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा। जाहिर है ये सभी सवाल भारत के नजरिए से काफी अहम हैं और इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ में आए तो ही बहिष्कार की यह मुहिम रंग ला सकती है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत चीन के बीच आर्थिक संबंधों पर एक नज़र डालते हैं। चीनी उत्पादों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच ट्रेड पैटर्न को देखें तो 2018-19 में चीन का भारत में निर्यात लगभग $75 बिलियन का रहा। वहीं चीन में भारत का निर्यात करीब $17 बिलियन का रहा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत चीन को निर्यात कम करता है, जबकि आयात अधिक करता है। चीन का यह निर्यात उसके कुल निर्यात का महज 3% है, जबकि भारत द्वारा चीन को होने वाला निर्यात उसके कुल निर्यात का 5.3% है। लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 14% है, जबकि 2013-14 में भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 11% थी। भारत जिन वस्तुओं का चीन से आयात करता है, उनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी मांग बहुत ज़्यादा है। भारत का बढ़ता हुआ बाजार चीन के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य है और इसका उदाहरण चीनी स्मार्टफोन बिजनेस का भारतीय बाजारों में अपनी मजबूत पैठ बना लेना है। मौजूदा वक्त में भारत हर साल 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का आयात दूरसंचार क्षेत्र में करता है और इस आयात का एक बड़ा हिस्सा हुवेई और ZTE जैसी चीनी फर्मों से आता है। भारत का फार्मा सेक्टर भी चीनी आयात पर निर्भर है। भारत 70% से ज़्यादा API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का आयात चीन से करता है। API दवा तैयार करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यानी कच्चा माल है। अगर चीन भारत को इसका निर्यात बंद कर दे तो भारत एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्टिव जैसी ज़रूरी दवाएं तैयार नहीं कर सकेगा। चीन पर निर्भरता का आलम यह है कि कुछ दवाओं के लिए तो भारत 80 से 90% API चीन से आयात करता है। ऐसे ही न्यूक्लियर मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लोहे एवं स्टील के आइटम्स आदि का भी चीन से आयात होता है। भारत की चीन पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि रसोई घर, बेडरूम, एयर कंडीशनिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। वहीं भारत को कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लेड,
लौह अयस्क, हीरे, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री और अन्य पूंजीगत वस्तुएं निर्यात करता है। ऐसे में ट्रेड का यह गणित बताता है कि भारत की राह आसान नहीं है। अब सवाल है कि क्या भारत चीनी उत्पादों के बहिष्कार की स्थिति में है? यह पहला मौका नहीं है जब चीनी उत्पादों के बहिष्कार की आवाज बुलंद हो रही है। मुद्दा चाहे डोकलाम का हो या मसूद अजहर के बचाव का, भारत में चीनी उत्पाद के बहिष्कार की चर्चा हमेशा ही तेज हुई है, लेकिन इसे अब तक भी अमल में नहीं लाया जा सका। इसके उलट भारतीय बाजार लगातार चीनी माल से पटते चले गए। ऐसा इसलिए है कि भारत चीनी माल की एक विस्तृत चेन पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर उर्वरक तक हम चीन से आयात करते हैं। ऐसे में चीन से आयात को कम करने की कोई भी कोशिश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। भारत चीन से पूंजीगत वस्तुओं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का भी आयात करता है। ऐसे में चीनी उत्पादों का बहिष्कार घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा और फिर इससे देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। कोरोना संकट के दौरान मलेरिया वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन काफी चर्चा में रही थी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की प्रतिरोधक दवा के रूप में प्रचारित किया है। भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन इस दवा के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाला कच्चा माल API चीन से आयात किया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि भारत के लिए चीनी कच्चा माल बहुत सस्ता है और वहाँ सामग्री आसानी से उपलब्ध है। इस रूप में देखें तो भारत का फार्मा सेक्टर यह दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। इससे इतर चीन अपने कुल वैश्विक निर्यात का मात्र 3% ही भारत को निर्यात करता है। यानी भारत अगर चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा भी देता है तो भी चीन का वैश्विक निर्यात अप्रभावित ही रहेगा। इसके उलट हमारे आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 14% है और भारत का कुल व्यापार घाटा करीब $58 बिलियन का है। इतना बड़ा व्यापार घाटा चीन पर हमारी व्यापारिक निर्भरता को प्रदर्शित करता है। ऐसे में चीनी उत्पादों के बहिष्कार से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप में चीनी निवेश भी एक मुद्दा है। अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियों ने यूनिकॉर्न कंपनियों जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, बायजू, ओला कैब आदि में निवेश किया हुआ है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब होती है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसकी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत में ऐसी 75 कंपनियां हैं जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में है और इनमें चीन का निवेश है। ऐसे में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना मुश्किल ही जान पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार लोकल वस्तुओं के अपनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की राह इतनी आसान नहीं है कि हम अचानक ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगें। जिस तरह किसी विदेशी उत्पाद पर हमारी निर्भरता एकदम से नहीं हो जाती, उसी तरह हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी अचानक नहीं छोड़ सकते। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना होगा और विदेशी वस्तुओं को अलविदा कहना होगा। मौजूदा वक्त में जिस प्रकार चीन पर हमारी निर्भरता है, उसमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार दूर की कौड़ी लगता है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि बहिष्कार प्रगति का उपाय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को लगभग बर्बाद ही कर दिया। फिर जब आर्थिक तरक्की का दौर आया तो जापान ने कभी अमेरिका के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया, लेकिन बाजार के खेल में उसने अमेरिका को मात दे दी। वॉलमार्ट भारत में ना आए, इसके लिए देश के सियासी दलों ने जी जान लगा दी थी। फिर भी पिछले दरवाजे से वह भारत चली आई, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ। वॉलमार्ट बिना किसी विवाद के चीन में आई और वहां छाने की कोशिश करने लगी, मगर जल्दी ही चीन की कुछ कंपनियों ने ज्यादा बड़ी लकीर खींच दी। इस समय चीन के संगठित रिटेल बाजार में वॉलमार्ट 5वें नंबर की कंपनी है और चीन की अलीबाबा दुनिया के रिटेल बाजार की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। जाहिर है बहिष्कार के जरिए चीन का विरोध जायज है, लेकिन यह भी समझना होगा कि तरक्की का रास्ता
बहिष्कार से कभी नहीं निकल सकता। इस बीच यदि भारत के पास विकल्पों की बात करें तो एक विकल्प है कि वह चीन को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले ले। विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिए जाने वाला यह दर्जा वापस लेने के बाद भारत चीन से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा सकता है। इससे भारत में चीन द्वारा किया गया निर्यात प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पर गौर करना होगा कि भारत जिन उत्पादों के उत्पादन में सक्षम है उन्हीं उत्पादों के संबंध में ऐसा करे। लेकिन इसमें एक खतरा यह है कि चीन द्वारा ऐसा ही करने पर भारत की चिंता बढ़ सकती है। भारत के पास दूसरा रास्ता है कि चीन से आयात होने वाली वस्तुओं के लिए दूसरे देशों को विकल्प बनाए। एक से ज्यादा विकल्प होने पर किसी एक देश पर से भारत की निर्भरता खत्म होगी, जिससे वह कई तरह की बाध्यताओं से बाहर आ सकेगा। सबसे अहम विकल्प है कि भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र के विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े। मेक इन इंडिया 2.0 पहल भारत को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करे। मौजूदा वक्त में चीन पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ज्यादातर विख्यात कंपनियों के उपकरण चीन में ही निर्मित होते हैं, जबकि भारत की स्थिति देखें तो कुछ मामलों में हम चीन को कच्चा माल निर्यात करते हैं और वह उसी कच्चे माल की वस्तुएं बनाकर हमें निर्यात करता है। ऐसे में भारत को दूसरे देशों को कच्चा माल निर्यात करने की बजाय विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात करने पर जोर देना होगा। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि अंतिम वस्तु के उत्पादन का हब बनने के लिए चीन ने लंबी जद्दोजहद की है, तब जाकर वह आज दुनिया भर को फाइनल प्रोडक्ट्स निर्यात करने की स्थिति में है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर विदेशी कंपनियां भारत में एफडीआई करने में भी कम दिलचस्पी ले रही हैं, जबकि मेक इन इंडिया रणनीति का मकसद भारत को विनिर्माण हब बनाने के अलावा विनिर्माण में एफडीआई को आकर्षित करना भी है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों ने ज्यादातर सेवा क्षेत्रों में ही निवेश किया है। आईटी सेक्टर में विदेशी निवेश ज्यादा होता दिख रहा है और इसकी वजह है कि इस क्षेत्र में भारत के पास कौशल की समस्या नहीं है। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में भारत को निवेश की जरूरत है, पर वहां कौशल की समस्या होने के कारण विदेशी निवेश संतोषजनक नहीं है। फिर दूसरी समस्या बुनियादी ढांचे की है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण विदेशी निवेशक लाभ नहीं कमा पाते, जिसके चलते वे भारत में कम निवेश करते हैं। वहीं विदेशी कंपनियां चीन को इसलिए पसंद करती हैं कि वहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जाहिर है भारत को निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना होगा। अगर एमएसएमई क्षेत्र गति पकड़ लेता है तो समग्र विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है और चीन के साथ वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकता है। बहरहाल भारत की रणनीति विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की होनी चाहिए, लेकिन समझना होगा कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इन सभी बातों का सार यह है कि भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर कम किया जाना बहुत जरूरी है। आर्थिक विषमता के कम होने पर ही दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत कठोर फैसले ले सकता है और आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और चीन के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत के संदर्भ में बताइए कि चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध कितना व्यवहारिक है और इसके क्या प्रभाव होंगे।